नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ जो उसको प्राप्त होती हैं। यानी इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति को किस किस प्रकार की कौन कौन सी विशेषाधिकार यानी कुछ जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, किससे संबंधित। इसके पहले जो हमने बात की जैसे विधायिका संबंधी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, वीटो संबंधी शक्तियाँ, क्षमादान संबंधी शक्तियाँ यानी न्यायिक शक्तियाँ और सैनिक शक्तियाँ। इस सब शक्तियों की बात हम इसके पहले कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आपातकालीन शक्तियाँ। इनकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 18 में की गई है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 18 में की गई है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच इसकी बात की गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिनके आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत में आपातकाल लगा सकता है। तो इसके तहत अनुच्छेद 352 में कहा गया है कब भारत का राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लगाएगा, जब कौन कौन सी स्थितियां हों। आंतरिक विद्रोह में भी सशस्त्र विद्रोह यानी इसके पहले तक 1944 के पहले तक यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पहले तक जो भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लग सकता था, राष्ट्रीय आपात लग सकता था, जो कि अब इसको आंतरिक विद्रोह में क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, इसके अलावा युद्ध एवं वाह्य आक्रमण, अगर ऐसी कोई भी स्थिति पाई जाती है जिसके कारण पूरे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अगर बाधा पहुंचती है, कोई समस्या आती है राष्ट्र की एकता के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। इसके लिए क्या जरूरी है, जो विधायिका है या कह सकते हैं कि संसद का अनुमोदन जरूरी है। संसद कैसे अनुमोदित करेगी इसको, संसद विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन करेगी। संसद इसका अनुमोदन विशेष बहुमत से करेगी। 6 माह, 1 माह के लिए 1 माह के भीतर हम देखते हैं कि पहली बार में 30 दिन तक यह मंत्रिमंडल की लिखित प्रस्ताव द्वारा, लिखित मंत्रिमंडल के विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा यह और मंत्रिमंडल के विशेष बहुमत द्वारा इसको पहली बार 1 महीना और उसके बाद 6 माह करके असीमित समय तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। हमने बात की कि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या स्थितियां होती हैं, कैसे इसको लागू किया जाता है, संसद की क्या भूमिका होती है, कितने समय का टाइम ड्यूरेशन रहता है, कब कब इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी 6 महीने तक इसको बढ़ा करके हम इसके संसद के यानी इसकी विधायिका एवं मंत्रिमंडल की भूमिका जो इसमें होती है काफ़ी खास होती है। और पहली बार में इसको 30 दिन तक और उसके बाद 6 माह करके असीमित समय तक लगाया जा सकता है। अब इसके साथ हम देखते हैं कि विशेष लोगों के जो मूल अधिकार हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकारों पर यह प्रभाव पड़ता है कि आपके आर्टिकल 21 के तहत जो भी मूल अधिकार हैं इनको छोड़ करके आपके सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यानी जब आपके देश में जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगा हो, तब ऐसी स्थिति में सभी मूल अधिकार सिवाय अनुच्छेद 20 के तहत जो दोष साबित करने के लिए जो एक अधिकार प्राप्त होता है और
राइट टू लाइफ यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 के तहत इन 2 अधिकारों को छोड़ करके बाकी सभी अधिकारों से आपको वंचित किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत के प्रस्ताव को पारित करके यह राष्ट्रीय आपात को किसी भी समय हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपात की बात की गई है और यह राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया। ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? यह राज्य की व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, यानी राज्य अगर देखा जाए राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि कोई राष्ट्र संवैधानिक प्रावधानों के तहत नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 356 में। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई राष्ट्र राष्ट्रीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार ना चलाया जा सके तो वहां पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यानी अब जो उसकी राज्य की जो विधायिका शक्तियां होंगी, जो भी कार्यकारी शक्तियां होंगी, जो प्रशासनिक शक्तियां होंगी, वह सब राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी और उनका प्रयोग अब संसद करेगी। ठीक है। अब इसमें मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होगी? मंत्रिमंडल की सलाह मात्र से, यानी कि कोई विशेष प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ मंत्रिमंडल की सलाह मात्र से ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पहली बार में यह 2 माह के लिए और इसके बाद 6 माह के, प्रत्येक 6 माह के, पहली बार में 2 माह तक यह लागू रहेगा। इसके बाद प्रत्येक 6 माह पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर प्रत्येक 6 माह पर इसको 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा और 3 साल तक, अधिकतम 3 साल तक इसको जारी रखा जा सकता है। यानी कि 3 साल के बाद आपको निश्चित रूप से वहां चुनाव करवाने होंगे और एक नई विधायिका, नए विधानमंडल का गठन करना आवश्यक है। ठीक है। इसमें मूल अधिकारों से संबंधित कोई उल्लंघन नहीं किया जाता, यानी मूल अधिकारों को इसमें नहीं हटाया जाता है, लोगों के मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था इसमें नहीं है। और राष्ट्रपति इस तरह की जो आपातकाल की स्थिति होती है, इसका जो राष्ट्रपति शासन होता है, तो राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकता है। अब देखते हैं इसमें जो एक मुख्य चीज क्या है कि इस दौरान चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन की सिचुएशन हो, दोनों ही स्थितियों में जब आपके देश में या आपके राज्य में आपातकाल की स्थिति होती है, तब भी कुछ मूलभूत कानूनों की आवश्यकता होती है शासन प्रशासन को चलाने के लिए। यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो यह जरूरी नहीं है कि विधायिका को डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको समाप्त घोषित कर दिया जाए। विधायिका रहते हुए भी अगर है भी, तब भी उसके जो कानून बनेंगे वो संसद के द्वारा ही बनाए जाएंगे और ऐसा कानून 1 वर्ष तक मान्य होगा, यानी 1 वर्ष के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि अनुच्छेद 249 में राज्यसभा की संस्तुति पर संसद कोई कानून राज्यों के संदर्भ में बना सकता है, या दो से अधिक जब राज्य मिल करके संसद से निवेदन करते हैं तब भी ऐसा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है। और इसमें यह जो ध्यान देने योग्य चीज है वह क्या है कि 1 वर्ष तक ही यह कानून लागू रहेगा, 1 वर्ष के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात की बात अनुच्छेद 360 में की गई है। क्या होता है वित्तीय आपात? जब भारत के किसी भी क्षेत्र में भारतीय वित्तीय साख खतरे में हो,
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का उपयोग करते हुए भारत में वित्तीय संकट की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय आपात को लागू कर सकता है। अभी तक, आज तक के वर्तमान तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 360 के तहत। और आप जानते हैं कि भारत में अब तक कोई वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात की घोषणा कैसे होती है? मंत्रिमंडल यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पर, अनुमोदन पर राष्ट्रीय इसको वित्तीय आपात को लगाया जा सकता है। पहली बार में 2 माह के लिए और इसके बाद इसको असीमित समय के लिए, क्योंकि वित्तीय आपात के बारे में ज़्यादा कुछ संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसमें यह कहा जाता है कि इसको एक बार में 2 माह के लिए और इसके बाद संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हो जाने पर इसको असीमित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, इसमें किसी भी तरह से मूल अधिकारियों को नहीं हटाया जा सकता, निलंबित नहीं किया जाता है। और इसके बाद राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत वित्तीय आपात की स्थिति क्या होती है, वित्तीय आपात में क्या होता है। इसमें राज्यों के जो कानून होते हैं, राज्यों के जो वित्तीय, चाहे बजट की बात की जाए, धन विधेयक की बात की जाए, वित्त विधेयक की बात की जाए, किसी भी खर्च की बात की जाए, इस पर नियंत्रण किसका हो जाता है? केंद्र सरकार का। यानी राष्ट्रपति किसी राज्य से संबंधित राज्य के खर्चों में कटौती कर सकती है, उसके जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। इस तरह से ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और इसका चूँकि आपको पहले से पता है कि संसद अथवा जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के साधारण बहुमत से यानी साधारण प्रस्ताव पर ही इसको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और उनका वह किस तरह से उपयोग करता है। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप कायदे से थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।